सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली हेलो, गुड इवनिंग। ये थोड़ा दिक्कत हो गया था इसमें। तो अभी ये हम कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक हमारा वैसे तो जेआईबी के लीगल पेपर के बी मॉड्यूल में है, लेकिन सीआईबी का जो डिटेल पेपर है उसमें से भी एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं। और बाकी जो आपका प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने जेआईबी कर भी लिया है तो वो इस टॉपिक को वैसे देख सकता है। तो बीएफ लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो इससे सॉल्व हो सकता है। जी ने क्वेश्चन पूछा, हु अपॉइंट अथॉराइज्ड डीलर इन फेमा? आरबीआई। आरबीआई को एम्पावर किया हुआ ऑथराइज डीलर बनाने के लिए। और ऑथराइज डीलर बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक हैं, उन लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग अलग अलग लेवल से करने के लिए वो किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये शुरू भी हो गया है शेयरिंग। तो टॉपिक का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक पहले मैं बता दूं आपको। बेसिकली हम कोई भी एडवांस करते हैं तो वो एडवांस में हम लोग सिक्योरिटी लेते हैं। अब सिक्योरिटी लेते तो हैं, तो कौन कौन सी सिक्योरिटी एज पर दिस एक्ट आरबीआई वो बैंक ले सकते हैं। और ये बेसिकली सिक्योरिटी अगर हम बेसिक डिवाइड करें तो सिक्योरिटी जो होती है एक करेक्टर में तो प्राइमरी और कोलेटरल होती हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में टेंजिबल और इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में मूवेबल और इमूवेबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योरिटी को कई एस्पेक्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो हम जो इस चैप्टर को लेंगे, बेसिकली प्राइमरी सिक्योरिटी अगर कोई आइटम है तो वो प्राइमरी से कोलेटरल नहीं बन सकता। लेकिन कोई कोलेटरल का जो आइटम है वो प्राइमरी और कोलेटरल दोनों में यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा केस है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी बेसिकली वो होती हैं जिसके पर्पज के लिए एडवांस नहीं किया गया है। प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती हैं जिस पर्पज के लिए एडवांस किया गया। सपोज कीजिए आपने ट्रैक्टर लोन किया, तो ट्रैक्टर को अगर आप रजिस्टर वो करा रहे हैं हाइपोथिकेशन, इट मीन्स ट्रैक्टर आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। और अगर आप उसके साथ उसकी लैंड भी ले रहे हैं तो लैंड के लिए तो फाइनेंस किया नहीं आपने, तो लैंड क्या हो जाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी हो जाएगा। ऐसे ही टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो हम इस चैप्टर में जितनी टेंजिबल और इंटेंजिबल सिक्योरिटी है उनको कवर करते हुए लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की बात आती है। भाई कौन सा लोन सिक्योर्ड है, कौन सा लोन अनसिक्योर्ड है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम जितने भी सिक्योर्ड लोन है हम उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। हम कोई भी अनसिक्योर्ड लोन की बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और कोई भी आप सिक्योरिटी लेते हैं तो अगर आप लीगल वे से नहीं ले रहे हैं, अगर आप लीगल वे से नहीं ले सिक्योरिटी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वो सिक्योरिटी लेना बेकार हो जाएगा। पहले टाइम में क्या होता था, कई बार आप सिक्योरिटी उसको लेके रख लेते थे, उसके जमीन के पेपर रख लेते थे और उसके डॉक्यूमेंट के साथ रख देते थे बस। तो वो लीगल वे नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को साथ में रखने के साथ साथ कौन कौन से और एग्रीमेंट साइन कराने, डॉक्यूमेंट कराने, रजिस्टर्ड कराने, कहीं नोट
कहीं इसका रजिस्ट्रेशन करना है, अगर वो प्रोसेस नहीं होंगे तो वो सिक्योरिटी आपकी यूजलेस हो जाती है, तो वो सिक्योरिटी आपकी यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर द रिक्विजिट गुड्स एंड एक्सेप्टेबल ऑफ सिक्योरिटी। अब कौन कौन सी गुड्स को हम एज ए सिक्योरिटी ले सकते हैं? सबसे पहले गुड टाइटल वाली, यानी मालिकाना हक पता लगता हो उसे, इजिली और फ्रीली ट्रांसफर हो, कोई इनकम्बरेंस और लाइबिलिटी ना हो, पहले से ऐसा ना हो कि पहले से ही इसमें कोई लियन लगा हुआ या कुछ लगा हुआ, इजिली मार्केटेबल हो, और वाइड प्राइस 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 फ्लक्चुएशन ना हो उसमें, और इजीली एसरटेन हो जाए उसकी वैल्यू, उसको स्टोरिंग करना डिफिकल्ट नहीं हो, ड्यूरेबल हो और ट्रांसफर हो। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम कौन सी सिक्योरिटी ले सकते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन में ज्यादा नहीं बताना, बस यही है कि अगर आपने किसी भी लोन के अगेंस्ट में प्राइमरी या कोलेटरल सिक्योरिटी ले रखी है बोरोवर की स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग, तो वो सिक्योरिटी आपकी सिक्योर्ड लोन की तरह हो जाती है। ठीक है, और सिक्योर्ड लोन क्यों भाई? सिक्योर्ड लोन ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है, बैंकर कैन नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट द रिकवरी ऑफ द लैंड इफ ही सोनली रिलाइज ऑन द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ। तो कई बार इकोनॉमिक ठीक है, अच्छा काम करता सब कुछ, लेकिन फेल हो गया तो क्या होगा? तो पीछे बैक में क्या चीज लेनी है, तो इसलिए सिक्योर्ड लोन ले आता है। अब बात आती है वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो देखो इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट कवर करेंगे, और सबसे पहले बड़े जो टाइप की सिक्योरिटी ली है उन्होंने ली है लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहली सिक्योरिटी ली है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है? अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की जगह लैंड एंड रियल एस्टेट लिखा हुआ। तो रियल एस्टेट का मतलब, जब भी रियल एस्टेट की बात आती है तो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर की बात आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, एडवांटेज क्या होते हैं भाई? इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, ले लेते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में वैल्यू ऑफ मनी जो है फॉल होती है, मतलब पैसे की कीमत कम हो रही है, जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको ले आता है। और इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, पर शिफ्ट ना करना कभी कभी उसका एडवांटेज, क्योंकि आप कब्जा लेके उठा के नहीं ला सकते। डिसएडवांटेज में वैल्यूएशन बड़ा डिफिकल्ट है, और वैल्यू कई बार क्या होता है, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस लोकेशन में किस साइज की प्रॉपर्टी है, स्टेट ऑफ रिपेयर, एमेनिटीज वगैरह के, मतलब कहने का मतलब है कि किस कंडीशन में रिपेयरिंग कब होनी है उसकी, और कौन कौन सुविधाएं, पानी वगैरह मिलता नहीं मिलता उस इलाके में क्या है। इन केस ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, मशीनरी है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, ये सब डिपेंड करता है। तो इसलिए वैल्यू क्या होती है, वैल्यूएशन उसका डिफिकल्ट होता है। अब एसरटेन द टाइटल ऑफ द ओनर। अब क्या है, जमीन कहीं रखी हुई है और कागज है, तो कागज किसी ने फर्जी बना लिए, क्योंकि जमीन पे तो नाम होता नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम टाइटल ऑफ द ओनरशिप को एसरटेन करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो क्या है, जैसे इन इंडिया द लॉ सक्सेशन पर, अब सक्सेशन लॉ सक्सेशन क्या मतलब भाई, मान लिया किसी के सामने किसी की प्रॉपर्टी आपने ली है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे कौन उसका मालिक होगा, सक्सेशन उत्तराधिकारी कौन होगा। रिलेटिंग टू हिंदू और मुस्लिम आर बीइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि भाई उसके बाद उसके बेटे को जाएगी, वाइफ को जाएगी, उसकी मम्मी को जाएगी, उसके नाना को जाएगी, दादा को जाएगी, इस तरह से इट डिफिकल्ट टू एसरटेन वेदर ए पर्सन हैज ए परफेक्ट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट। तो ये एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम के लिए क्या करता है, दिस हैज टू बी डन बाय वेरीफाइंग रिकॉर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफिस। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रिकॉर्ड क्या करना पड़ता है, टाइटल को वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इससे आपका कुछ कह रहे हैं मीना जी? तो जब ये रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना, चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसमें समय और टाइम दोनों लगते हैं, समय और वो एक्सपेंसेस लगते हैं। और अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें लैंड सीलिंग का लेजिस्लेशन तो नहीं है, यानी कितनी एक आदमी के पास कितनी लैंड हो सकती है उसका कानून तो नहीं है। कोई लेजिस्लेशन जो टीनेंट राइट को वो करता हो, टीनेंट राइट का मतलब, अगर मान लिया उस किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखी हो जमीन, तो वो ठेके में ले रखी है, तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वो सामने आ जाएगा, या कोई लैंड रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है, तो कई बार इसकी वजह से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको करना। ठीक है, डिफिकल्ट टू रियलाइज द सिक्योरिटी। मान लिया आपने कब्जा भी कर लिया, आपने देखा होगा बेच नहीं पाते उसको, सेल नहीं कर पाते, ऑक्शन करनी पड़ती है, पता नहीं किस कीमत में मिलेगी। तो
वो कई बार कहता है इट मे टेक मंथ टू सेल द समटाइम द मार्केट इफ नॉट फेवर, तो मार्केट अगर फेवरेबल नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने में टाइम लगता है और लोअर प्राइस में बिकती है। क्रिएटिंग ए चार्ज इज कॉस्टली। प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं सिक्योरिटी की तरह तो उसका चार्ज क्रिएट करना एक कॉस्टली है। जैसे प्रॉपर्टी अगर रेजिडेंशियल वगैरह लेते हैं तो कौन सा चार्ज करते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इक्विटेबल मॉर्गेज कितना है, 0.05%, 0.05%, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं 5 रुपी पर थाउजेंड बोलते हैं। तो जैसे मान लिया 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मतलब 10 लाख का लोन है, सॉरी 10 लाख का लोन है, तो उसमें 5,000 की आपकी वो लग जाएगी स्टैम्प ड्यूटी। किस लिए स्टैम्प ड्यूटी किस लिए लगेगी, 5,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी आपका क्रिएट चार्ज क्रिएट करने पे। तो कितने परसेंट हो गया है, 0.05% हुआ या 0.5% हुआ, बोलो मैथमेटिकल आंसर दीजिए, ये कितने परसेंट हुआ। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 5,000 के स्टैंप आधा लगते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। आधा परसेंट। आधा हुआ तो इसका मतलब पॉइंट हाँ फाइव सर। परसेंट हो जाएगा ना। 1% में 10,000, हाँ ठीक है, आधा 0.5 हुआ है, 0.5%। और ये मैक्सिमम कितना होता है, 10,000, ठीक है, मैक्सिमम 10,000, मतलब अगर 50 लाख का लोन लोगे तो भी 10,000 लगेंगे, ठीक। तो ये करना बड़ा मतलब कॉस्टली काम है। और कई बार क्या होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री होती है, जो इक्विटेबल वो मॉर्गेज क्रिएट कराते हैं, वो बहुत महंगा होता है वहाँ पे, ठीक है, बहुत महंगा होता है। और उसके साथ कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड बहुत सारी फॉर्मेलिटी करने वाला एक टिपिकल काम है मॉर्गेज क्रिएट करना। और डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट का, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट के परव्यू में आती हैं, तो उन उन बिल्डिंगों को सेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द बैंकर, वो कौन कौन सी प्रिकॉशन लेगा। तो सबसे पहले बोरोवर साउंडनेस होना। देखो बहुत कॉमन कॉमन बातें तो हैं ये, लेकिन इन कॉमन बातों के बीच में कुछ एक्सप्लेनेटरी या कोई टेक्निकल बात आएगी तो मैं एक्सप्लेन करते चल लूंगा। और अगर कॉमन बातें हैं तो आपको ये जो टॉपिक है वो आसान सा भी लगना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बोरोवर्स टाइटल। अब बोरोवर्स टाइटल से मतलब क्या है कि भैया जो भी बंदा है तो उसमें क्या देखना है, टू वेरीफाई द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द राइट ऑफ द बोरोवर टू मॉर्गेज। तो बैंक को एक सॉलिसिटर मतलब एक वकील टाइप का समझ लो, ठीक है, उससे वो करना पड़ता है। आगे इंक्वायरी रिगार्डिंग प्रायर चार्ज, तो अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे ये देखना है कि पहले से कोई चार्ज तो नहीं है तो रजिस्ट्रार ऑफिस पे होता है। और आजकल कहाँ से पता लग सकता है, किसी बिल्डिंग पर पहले से कोई चार्ज तो नहीं है, कैसे मालूम होगा, बताइए आंसर करिए। कहाँ से मालूम हो सकता है, अभय शर्मा जी आपका आंसर है कि सरफेसी में आरआरबी कवर होते हैं, बिल्कुल कवर होते हैं। गौरव कुमार जी को राम राम। तुलसी राव ने वो सरसई, मैंने आंसर भी लिख दिया था, सरसई में आप लोग चेक कर सकते हैं आजकल, ठीक है। चलो आगे, फ्री होल्ड और लीज होल्ड, इस इसको समझ लीजिएगा, ये कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे पहले क्या होता था, आवास विकास, एमडीडीए, डीडीए, ठीक है, ये जो अथॉरिटीज होती हैं ये कॉलोनी डेवलप करती थी। और कॉलोनी डेवलप करने में जो भी इनके मेंबर बनते थे उनको एक तरह का टाइम दे देती कि भाई आप ये 30 सालों में दे देना, लोन टाइप का।
और जब वो देती थी तो लीज होल्ड रखती थी, यानी वो एक तरह से ये कहती थी भैया आपको किराए में दे रखी है 99 ईयर के लिए, लीज में दे रखी है, उसके बाद वो ले सकती है वापस। लेकिन बाद में क्या हुआ, जितनी भी अथॉरिटी थी सबने अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को, जिसने पेमेंट पूरा कर दिया उसके फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दिया। फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने का मतलब अब वो आप उस पर प्रॉपर राइट रखते हैं, उसको सेल वेल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी देखना होता है कोई भी प्रॉपर्टी है कहीं वो लीज होल्ड तो नहीं है। तो बैंक शुड इंश्योर वेरीफाइंग द कॉपी ऑफ लीज डीड and there is no onerous covenant such as necessity of taking the freeholder consent before the mortgaging the property। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो उसका फ्री होल्डर है, जो मालिक है आवास विकास एमडी, उससे कंसेंट लेनी पड़ती है कि भैया हम इस मॉर्गेज को, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं, और फ्री होल्ड है तो किसी से कंसेंट नहीं लेनी है। और इसीलिए लास्ट ग्राउंड सीट टू इंश्योर दैट द लीज इज एक्टिव, कि वो भैया जो लीज है वो अभी एक्टिव है या नहीं है ये भी। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वैल्यूएशन कराने के लिए क्या क्या चीज है, या तो आप रिकॉग्नाइज वैल्यूअर्स या इंजीनियर आर्किटेक्ट की मदद लेंगे, आसपास की इंक्वायरी करेंगे, जो एमडीडीए वगैरह लोकल अथॉरिटी डीडीए उनसे भी पता कर सकते हैं, या सेल कोई उसके आसपास कोई जमीन बिकी हो उससे पता लगा सकते हैं, या आप एनुअल रेंटल वैल्यू से उसकी कैलकुलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा तो फनी थिंग है। अब तो कोई भी जमीन शायद 1 लाख से भी कम नहीं होती, लेकिन एक्ट बना हुआ है पहले से कि 100 से ज्यादा अगर वैल्यू है तो उसे आपको मॉर्गेज कराना है, और वो रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपए के स्टैंप पे लिख के दे दिया उसको कि भैया तुम्हारी 100-200 रुपए की जमीन हमने ले ली, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर। डॉक्यूमेंटेशन, तो जो जब मॉर्गेज डीड बनाएंगे तो उसका ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट मीन्स उसकी लैंग्वेज, वो सारे लीगल स्टिपुलेशन के साथ होना चाहिए, और एटलीस्ट बाई 2% वेरीफाई होना चाहिए। इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज इट अट्रैक्ट एड वैलोरम स्टैम्प ड्यूटी। अब सिंपल मॉर्गेज से मतलब ये हुआ जो हमारी एग्रीकल्चर में होती है, एग्रीकल्चर में जब मॉर्गेज करते हैं तो एड वैलोरम, अब ये वर्ड जो आ गया इसे टेक्निकली समझो। एड वैलोरम, एड वैलोरम इसका मतलब होता है जैसा निर्धारित है, जैसा निर्धारित है, मतलब जो रेट तय है उसके हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट दे देनी। मतलब वैल्यू, वेल का मतलब है यहाँ वैल्यू, जैसा उसकी निर्धारित वैल्यू है। मतलब अगर वो 50 लाख की है तो उतने का स्टैम्प देना है, अगर वो 20 लाख की तो उतने का देना है। टैक्स रिसीट, अगर उस हाउस टैक्स वगैरह की रसीद आपको प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर्टी टैक्स कराता, तो भी आप मान सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसको, उसका नेचुरल कैलेमिटी से इंश्योरेंस करा लेंगे उस बिल्डिंग का, ठीक है। जमीन का इंश्योरेंस तो नहीं होता, बिल्डिंग का होता। अब दूसरी सिक्योरिटी आती है स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर में बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको पहले से नहीं मालूम, यानी स्टॉक कहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंजेज, ऐसी चीज जिसमें किसी उसमें मालिकाना शेयर मिलता है, क्या बोलता है, मे बी एक तो होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर, ये हमने पहले उसमें बता दिया था। एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, उसमें क्या है, प्रेफरेंस बोथ विद द रिगार्ड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट, मतलब जब भी उसका होगा डिविडेंड होगा तो पहले उसको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर, कंपनी बंद होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो कैपिटल में भी उसका प्रेफरेंस होता है और डिविडेंड में, ठीक है। दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर के अलावा शेयर होते हैं उनको इक्विटी शेयर बोला हुआ है, ठीक है। और बैंक जो है एक्सेप्ट ओनली कोटेड शेयर एज सिक्योरिटी, कोटेड शेयर का मतलब जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, वहां उसके प्राइस आ रहे हो, ठीक है। नॉट कोटेड आर ऑल्सो एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोमोटर सेलिंग द सेम। कई बार क्या होता है कि कोई प्रमोटर है अपने जो शेयर है वो सेल कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसके अगेंस्ट में भी कभी कभी फाइनेंस किया जाता है। एडवांटेज क्या है,
उसकी वैल्यू शेयर मार्केट से मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मल टाइम में वो होता है जो शेयर वगैरह ठीक ही चलते हैं जब तक कोई फ्लक्चुएशन नहीं आए। स्टॉक शेयर रिक्वायर्स वेरी लिटिल फॉर्मेलिटी टेकन, इनकी सिक्योरिटी लेने में बहुत कम फॉर्मेलिटी है। ठीक है, इट इज इजियर टू कंपेयर टू रियल एस्टेट टू एसर्टेन टाइटल, मतलब जैसे जमीन का टाइटल एसर्टेन करना मुश्किल है, टफ होता है मतलब, तो उसी तरह से शेयर का मालिकाना हक करना बहुत आसान होता है। क्रिएटिंग चार्ज ऑफ द लेस एक्सपेंसिव देन रियल एस्टेट, सस्ता चार्ज, ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लगती। दे यील्ड इंटरमीडिएट इनकम, यानी उसको प्रॉपर्टी तो लास्ट में जब बिकेगी तब बिकेगी, लेकिन शेयर बीच बीच में डिविडेंड की तरह से कुछ ना कुछ इनकम देते रहते हैं, वो आप लोन में अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। बीइंग अ टेंजिबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इट आर मोर रिलायबल, द रिलीज ऑफ द सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स वेरी, अगर कहीं से आपको पेमेंट मंगानी है सिक्योरिटी की तो बहुत जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज में बहुत फ्रॉड प्रोन एरिया है, मतलब बहुत आसानी से इसमें क्या है, जितनी आसानी से इसको पेमेंट ले सकते हैं उतनी आसानी से फ्रॉड फ्रॉड भी हो सकता है इसमें। और पार्टली पेड शेयर आपको नहीं लेने, क्योंकि अगर पार्टली पेड शेयर आपने ले लिए तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी जो बची हुई कॉल है, यानी पार्टली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कहा 2 रुपये अभी दे दो, फिर 3 साल बाद कहा 3 रुपये दे दो, अब बचे 5 रुपये और आपने इसको गिरवी रख लिया, तो कंपनी कही आप लाओ 3 रुपये लाओ, आपने नहीं दिए तो वो समझ लो शेयर मतलब कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पार्टली पेड शेयर आर सब्जेक्ट टू द violent price fluctuation, they are not easily realizable because ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड मार्केट हो, तो ऐसे मार्केट का ज़्यादा मार्केट नहीं, ऐसे शेयर का ज़्यादा मार्केट नहीं होने के कारण से इनको रियलाइज करना मुश्किल होता है। प्रिकॉशन वाइल टेकिंग द स्टॉक, क्या क्या प्रिकॉशन ले रही है? तो सबसे पहले है, देखो एक बात है ना कि पार्टली पेड शेयर बैंक कभी भी अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं करता, अगर कर लेगा तो आगे किस्तें देनी पड़ेंगी। ही मस्ट एंश्योर दैट पेंडिंग कॉल आर पेड, उससे देखना है कि जो आने वाला देने वाला पैसा है बचा वो पूरा पेमेंट हो रहा है, पेड हुआ है। सफिशिएंट मार्जिन रखना पड़ता है, जिससे जैसे मान लिया शेयर में अधिकतर 50% का मार्जिन रखते हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 2000 है एक शेयर की तो 1000 ही फाइनेंस कर। बैंक का शुड वेरीफाई शेयर सर्टिफिकेट शेयर पेड प्रॉपरली, और अगर वो उसमें कोई कॉल्स हैं, यानी कॉल्स का मतलब पार्टी पेड शेयर है, कुछ पेमेंट जानी है तो देखता है कि ये पेमेंट जानी चाहिए टाइम से। अदर प्रिकॉशन में क्या है? अपडेट द लिस्ट ऑफ शेयर विच पर्टिकुलर बैंक, तो अपनी ब्रांचों के लिए वो एक लिस्ट बना के देगा कि इस कंपनी के शेयर में आप लोन दे सकते हैं। अपडेटिंग द अमाउंट दैट कैन बी लेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर, तो वो ये भी कह सकता है कि भैया इस वाले शेयर के अगेंस्ट में इतने परसेंट ऐसे ऐसे करके डिपेंड लिमिट बना सकता है। विच इज कार्ड द कार्ड लिमिट एट रेगुलर इंटरवल, कार्ड लिमिट का मतलब वो परसेंटेज जो सेट कर रहा है, अमाउंट सेट कर रहा हो, कार्ड लिमिट। एनुअल रिव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो मोर फ्रीक्वेंट रिव्यू, माना अगर आपने किसी कंपनी के शेयर के अगेंस्ट लोन दे रखा है और आप अगर उसको रिव्यू नहीं करते हैं, पता लगा वो कंपनी भाग गई, डूब गई, कुछ हो गया और आप पीछे रह गए। ठीक है, डिबेंचर, डिबेंचर में क्या होता है? डिबेंचर इज डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी एक्नॉलेजिंग इट डेप्टनेस टू द बियरर ऑफ द, तो यहाँ पे क्या है, ये भी उसी तरह का डॉक्यूमेंट है लेकिन ये कर्जा शो करता है। शेयर जो है मालिकाना हक शो करता है, डिबेंचर ये शो करता है कि हाँ भाई कुछ कर्जा देना है। ठीक है, और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होता है इसमें, और अगर आप इसको मॉर्गेज कर रहे हैं तो चार्ज क्रिएट किया जाता है एसेट ऑफ द कंपनी इशूइंग सच डिबेंचर इन फेवर ऑफ द ट्रस्टी हु इज रिस्पांसिबल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द। अब देखो, जब अगर आप के डिबेंचर को मॉर्गेज करना चाह रहे हैं या चार्ज लगाना चाह रहे हैं तो उसमें जो चार्ज क्रिएट किया जाता है तो कंपनी के जो एसेट्स हैं उस पे चार्ज क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी बिकती है, कंपनी का सामान बिकता है, तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर वाले को मिलता है, और डिबेंचर वाले के बाद जो पेमेंट मिलता है वो प्रेफरेंशियल शेयर को, फिर इक्विटी शेयर को मिलता है। एडवांटेज क्या है डिबेंचर में? इजी टू सेल है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, ट्रांसफर मिनिमम कॉस्ट पे होते हैं, और बियरर डिबेंचर आर फुल्ली नेगोशिएबल होते हैं।
बियरर डिबेंचर का मतलब जिसके हाथ में वही उसका मालिक रहे। रैंक इन प्रायोरिटी तो शेयर से पहले डिबेंचर का पेमेंट होता है, जो मैंने बताया था। डिसएडवांटेज क्या है, उसमें रेगुलरली इंटरेस्ट नहीं पेड करा जाता है, तो वो डिबेंचर की वैल्यू सही नहीं मानी जाती। मतलब वो कह रहे हैं अपना इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं कर पा रहा, प्रिंसिपल क्या पेमेंट कर पाएगा। इफ द चार्जेस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, द सब्सिक्वेंट चार्जेस विल गेट। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपने चार्ज क्रिएट नहीं कराया, तो जो उसके बाद वाला चार्ज जो क्रिएट कराएगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी फिर आपको। डिबेंचर में भी इशूड बाय कंपनी हैविंग नो पावर टू बोरो। कभी कभी कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर देती है, पब्लिक से पैसा उधार लेती है, जबकि उसको पावर नहीं होती है बोरो करने की। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन आपको डिबेंचर के मामले में लेनी है। एक तो उसका क्या है नेचर, ठीक है, वो अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड है, ठीक है, और सिक्योर्ड वाले डिबेंचर लिए जाते हैं। पावर ऑफ द कंपनी, क्या वो डिबेंचर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है। डिपॉजिट ऑफ द डिबेंचर प्लस अ मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट इज। अब देखो इसमें सुनना कि उसने डिबेंचर आपको दे दी है, लेकिन उसके साथ में एक और डॉक्यूमेंट लेना है जिसमें लिखा जाना है मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट इज नेसेसरी। मतलब ये हुआ कि उस पार्टी से कहना कि डिबेंचर तो आप दे रहे हो मुझको, लेकिन एक और सर्टिफिकेट दो कि मैं ये डिबेंचर आपको दे रहा हूं। दोनों बातें, ये वाली चीज जब आप कोई भी सिक्योरिटी लेते हैं तो उसमें भी ली जाती है। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिलीवरी लेटर। द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द एसेट चार्ज मस्ट बी एग्जामिन फ्रीक्वेंटली। किस तरह का उसमें नेचर और वैल्यू है एसेट चार्ज का। बैंकर मस्ट फाइंड आउट द देयर आर अनकैंसल रिडीम्ड डिबेंचर। तो क्या है, वेदर देयर आर एनी अनकैंसल रिडीम डिबेंचर, कोई ऐसे तो नहीं है जो अनकैंसल रिडीम डिबेंचर, उनके अगेंस्ट में नहीं देना है। आगे आता है अगली सिक्योरिटी आती है गुड्स, जो ये सिक्योरिटी हमने पहले भी बात कर ली है, और ये बात करी है हमने किसमें, जब हमने बात करी थी उसकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करी थी तब हमने इसकी बात करी थी। ठीक है, यहाँ देखिए गुड्स में सारी चीजें जो वो ऐसी चीजें जो अगेंस्ट द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइट, दो चीजें हैं, सामान के अगेंस्ट और सामान के मालिकाना रसीद के अगेंस्ट। ना मोर एंड मोर सिक्योर एडवांस, आजकल काफी इसको यूज कर रहे हैं। मेरिट क्या है इसमें, एक तो इजीली सोल्ड किए जा सकते हैं, ठीक है, और वैल्यूएशन आसान होता है उसका, क्योंकि सबको पता होता है ये कौन सी चीज है, इसकी क्या राइट प्राइस। और टेंजिबल होती है, टेंजिबल फॉर्म यानी गुड्स मिलता है उसे, तो उसलिए वो रहता है, और कंपेयर टू अनसिक्योर्ड एडवांसेस के लिए अच्छा रहता है। एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स आर नॉर्मली गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं, इसलिए रिस्क जो होता है कम हो जाता है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो स्टैम्प ड्यूटी इज हैवी, बारिंग ए फ्यू स्टेट वेयर, कुछ स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी बहुत हैवी है, गुजरात और महाराष्ट्र में, उसके अलावा बाकी जगह मिनिमम फॉर्मेलिटी के साथ हो जाती है और लेस कॉस्ट होती है। बैंकर एक्वायर्ड गुड टाइटल, अगर बैंक लेता है तो उसको बैंक का अधिकार इसमें अच्छा हो जाता है। डीमेरिट ऑफ दिस सिक्योरिटी, क्या डीमेरिट है इसमें, तो कई बार क्या होता है, कुछ पेरिस होने वाली सामान होते हैं, खराब होने वाले, कुछ डेटोरिएट इन द क्वालिटी, और मतलब जैसे आज कोई चीज जितना अच्छा आज परफॉर्म कर रही उतना एक साल बाद ना करे, ठीक है, उससे इसकी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कोई उसने क्या लिया, 10,000 टिन ऑफ कैश्यू नट आर सोन इन द गोडाउन ए सिक्योरिटी, और 10,000 डब्बे रखे हुए हैं। अब उसको क्वांटिटी और क्वालिटी को, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को गिनना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मतलब आप आईडी से गिनते हैं कि एक लाइन में 10 है और 10 रो है, 10 100, और पीछे 20 लेयर हैं, बस ऐसे ही गिन लेते हैं, पता नहीं बीच में क्या भरा हो। आप 10 को हटा हटा के नहीं गिन पाते, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वेयर ऑल 10,000 की सब में वो चीज है, मान लिया गिन भी लिए डब्बे, तो उसे खोल के चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, तो उसको उनको थोड़ा देखना पड़ता है, और उनको गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, डिफिकल्ट काम हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड फ्रॉम द बोरोवर प्रीमिसेस टू बैंकर प्रीमिसेस, उसमें भी खर्चा लग जाता है और टाइम कंज्यूमिंग अफेयर से वो, ठीक है।
व्हेन द बैंकर रिलीजेस गुड्स फॉर सेल ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट। अब देखो इस वाले की ट्रस्ट रिसीट क्या होती है, एक पॉइंट बता रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, ट्रस्ट रिसीट क्या होती है। और इसमें बोला व्हेन द बैंकर रिलीज गुड्स फॉर सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट रिसीट। अब इसको समझिए, जैसे मान लिया बैंक ने डायमंड के अगेंस्ट, या कोई ऐसा कह लीजिए कोई एंटीक आइटम है, एंटीक आइटम है, उसके अगेंस्ट में फाइनेंस कर दिया और 2 लाख रुपए कर दिया। अब आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन से मार्केट में बिकेगा, आप पैसा वसूलना चाहते हैं, तो कस्टमर कहेगा मुझे पता है कहाँ बिकेगा, लाओ मैं बेचता हूं। तो सुनना ध्यान से, जो गुड्स हैं, जो आइटम है, उसको कस्टमर को दे दिया जाएगा और कस्टमर क्या करेगा, उसको सेल करेगा और पैसा जो है बाद में बैंक को देगा। अब अभी लोन बंद नहीं हुआ, वो सामान वापस बोरोवर को दे दिया, अब बोरोवर बेचेगा, बेचने के बाद पैसा देगा, मान लिया वो ना दे तो जब गुड्स कस्टमर को दी जाती हैं तो कस्टमर से एक ट्रस्ट रिसीट ली जाती है। क्या ली जाती है? ट्रस्ट रिसीट। और वो ट्रस्ट रिसीट में कहता है कस्टमर कि ये जो मैं गुड्स ले जा रहा हूं ना, ये मैं इसका पैसा बेच के आपको ही दूंगा, इसका पैसा बेच के आपको ही दूंगा। ठीक है, तो इसने बोला हुआ है व्हेन द बैंकर रिलीजेस गुड फॉर द सेल ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट रिसीट द मनी रियलाइज बाय द सेल्स ऑफ सच गुड मे नॉट बी डिपॉजिट। और ऐसी कंडीशन में वो बदमाशी कर सकता है। इफ द गुड्स आर वेयर हाउस्ड द वेयर हाउस कीपर इंजॉय द लियन। यानी अगर आपने कहीं पे वो वेयर हाउस में गुड्स रखी हुई हैं और वेयर हाउस ने रसीद दे रखी है आपको, तो जो वेयर हाउस का ओनर है, ओनर इसमें ज्यादा राइट वो करता है, क्योंकि आपके आने से पहले वो कुछ भी उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब आता है वैल्यूएशन ऑफ गुड। भाई गुड्स ले ली तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप रेगुलरली गुड्स को क्या कहा, इंस्पेक्ट करते रहें, प्राइस को बाजार से टैली करते रहें। ठीक है, और फैक्ट्री गोडाउन में जाते रहें, कॉस्ट अकाउंटेंट से वैल्यू निकलवाते रहें, अकाउंट इंश्योरिंग पेमेंट द क्रेडिटर ऑफ स्टॉक कलेक्शन डेब्टर दस अवॉइडिंग डाइवर्जन ऑफ। तो अगर आप उसका अकाउंट फॉलो अप करते रहते हैं तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मिसयूज ऑफ फंड तो नहीं कर रहा। ठीक है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, एक तो जो भी आप गुड्स लें वो जेन्युइन ट्रेडर ट्रेडर के लिए उसने रखी हो, स्पेकुलेशन के लिए, मतलब जो आप सामान रख रहे हैं उसने कहीं जमाखोरी के लिए ना रखा हो, ऐसे की अगेंस्ट में। आपको पता है चीनी के बफर स्टॉक में फाइनेंस करना मना होता है। जो चीनी स्टॉक करते हैं ना, शुगर फैक्ट्री के अलावा चीनी की स्टॉक करना जो है और व्यापारी ट्रेडर को फाइनेंसिंग नहीं करते। लोन मस्ट बी गिवन शॉर्ट पीरियड के लिए देना चाहिए गुड्स के लिए। ठीक है, और जो गुड्स हैं बैंकर को उसके हैंडल करने की वो होनी चाहिए, कि वो कैसे कैसे करेगा, कौन कौन से करेक्टर, प्राइस मूवमेंट कैसे रहती है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और बैंकर शुड कंफर्म द स्टेट ऑफ वो कैसे है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस में है, कैसे। और इंश्योर्ड कर लेना चाहिए उसको थेफ्ट और फायर दोनों से। ठीक है, बैंकर शुड वेरीफाई कंफर्म, और जो टाइटल ऑफ गुड्स है उसको वेरीफाई करना चाहिए। आप देखो इसमें बैंकर एज पॉनी इज लाइबल, यानी जब वो गिरवी रखता है उन चीजों को तो एज ए पॉनी होता है वो, और उसको क्या करना है, लाइबिलिटी में रखना है। मींस वो, ये हमने उसमें भी आपको जो पीबीबी में बताया था कि आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था, जो पॉनी है उस साइड लिखा हुआ था। ठीक है, चलो, तो वो रीजनेबल केयर रखनी है उसको, क्योंकि वो अगर कुछ उसका ध्यान नहीं रखेगा तो बोरोवर कहेगा इसने मेरे सामान का ध्यान नहीं रखा। एक्यूरेटली उसकी कॉस्ट को एसरटेन करना चाहिए, नेसेसरी मार्जिन रखना चाहिए। और यहाँ पे देखना बैंकर मस्ट ऑब्टेन एब्सोल्यूट और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द गुड। यहाँ पे फिर कान खोल के सुन लीजिए, एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऐसा होता है जैसे कहीं पे गोडाउन में, यहाँ गोडाउन में
व्हीट रखा हुआ है, 500 बैग, 500 बैग व्हीट रखा हुआ है। अब जहां रखा हुआ उसने एक रिसीट दे रखी है, क्या दे रखी है? रिसीट दे रखी है। उस रिसीट को आपने अपने पास रखा हुआ है, तो आप कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हैं। और अगर आपने ये व्हीट अपने बैंक में रखा हुआ है तो आप कौन से पोजीशन में है? एब्सोल्यूट पोजीशन में। जरा ये बताओ तो समझ में आई या नहीं आई बात? बोलिए, ये बात समझ में आई? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, आगे प्लेज में यूज होगा ये सब चीजें। प्लीज ऑफ द माइक। माइक किसका चल रहा? माइक तो किसी का नहीं चल रहा मेरे अलावा। चलो, कुछ लोगों को समझ में आ गई, एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। अगर गुड्स बैंक के पास रखी है या बैंक के ताले में रखी है तो है एब्सोल्यूट पोजीशन। और अगर गुड्स कहीं और रखी हैं, किसी और के ताले में, लेकिन उसने आपको एक रसीद दे रखी है कि भाई ये सामान आपका रखा हुआ है, तो वहां वाली कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, दिखावटी पोजीशन। In the case of hypothecation goods, banks should obtain from the borrower written undertaking the goods are not charged। और तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो उससे एक सर्टिफिकेट ले लेंगे कि भैया ये सामान है, कहीं और पे चार्ज नहीं है। पता लगा उसने उसी पे 3-4 बैंकों से लोन ले रखा है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अब क्या बात आता है, ये हमने वहां पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, कि जो डॉक्यूमेंट आपको मालिक बताता है, सामान का मालिकाना अधिकार का डॉक्यूमेंट, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगर मैं एक पेन खरीद के ला रहा हूं तो उसकी जो रसीद है वो रसीद ही मेरे लिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। ठीक है। अब बहुत पुराने जमाने में मान लिया किसी के सास के जेवर रखे हुए हैं और उस समय कोई कागज वागज नहीं इशू किया जाता था खरीदने का, उसको उसकी माँ ने दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो एक केवल एक डिक्लेरेशन भी ये माना जाता है कि हाँ ये इन्हीं के हैं करके। ठीक है। तो वही एक तरह से टाइटल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन अब क्या है, अब तो कई सारी चीजों के बिल होते हैं। अब देखो क्या है, पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड ऑथराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथराइज आइदर बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी। तो यहाँ बाय इंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी क्यों लिखा हुआ? बाय इंडोर्समेंट का मतलब है कागज में लिख के देना, और बाय डिलीवरी का मतलब क्या है? सिंपल, पैसा लिया और सामान दे दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, गांव में मान लिया किसी के पास एक लकड़ी है, वो उसको बेचना चाह रहा है, तो उसने पड़ोसी ने कहा लो 600 रुपए ले लो, लकड़ी मेरी हो गई। तो पोजीशन होते ही हो गया वो काम, डिलीवरी होती है। ठीक है। मेयर पोजेशंस of the document create a right either by virtue of law or trade uses to possess the goods represented by the document। तो कभी भी क्या होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट्स अ राइट, जो डॉक्यूमेंट पोजीशन का कि हाँ ये मैंने ले ली है, वही अपने आप में एक लीगल पेपर हो जाता है। गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी। तो जो डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि इस डॉक्यूमेंट से पता लग रहा है ये पेन मेरा है, उनके लिए क्या है, इंडोर्समेंट करना पड़ता है पीछे। और उस डॉक्यूमेंट को दे भी दोगे तो भी हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, रेडियो वेडियो होते थे, तो रेडियो बेचना होता था, तो जो खरीद के लाया था ठीक है, और जो उसको लेता था उसका बिल ले लेता था और रेडियो ले लेता था, लिखवाता भी नहीं था पीछे। पहले तो कागज ही नहीं होते थे, फिर कागज होने शुरू हुए, आजकल कागज के पीछे लिखवाना भी जरूरी सा हो गया। द ट्रांसफरी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन टेक डिलीवरी
ऑफ द गुड्स एंड ऑर्डर, और जिसको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो एक तरह से उसका राइट भी ले लेता है, वो इसका राइट भी लेता है कि हाँ अब ये डॉक्यूमेंट मेरे हो गए। ठीक है। टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 16 चल रही है मॉड्यूल बी की, और इडू इन फिली जो बोल रहे हैं कि एग्जाम पेशमेंट हो गया, वो अभी का नहीं हुआ, नवंबर का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, अभी आपका आपका कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, कहीं परेशान मत होइए। चलो आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है, ऑल्दो दे अपीयर टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ डीड आर नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब उनको एक हाथ से दूसरे स्थान में जा चले जाते हैं वो, तो इसको नेगोशिएबल बोल रहे हैं, पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। और टाइटल ऑफ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफर। क्या मतलब है कि जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, टाइटल ऑफ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू कैन बी अफेक्टेड बाय डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। अगर मान लिया, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि ए ने बी को कुछ सेल किया, और ये जो डॉक्यूमेंट थे अब इसके पास आ गए, बी को ये पता लगा, ले लिया उसने, या पता लगा कि भैया जो है ये डॉक्यूमेंट तो गड़बड़ है, उस कंडीशन में बोल रहा है कि ये बंदा गड़बड़ कर सकता है, और उस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट ये खराब माना जाएगा, चाहे आपको ये बात मालूम थी या नहीं मालूम। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आप भी पकड़े हुए हैं, तो गड़बड़ चीज पकड़े हुए हैं समझ। ठीक है। दे मे बी कॉल्ड क्वासी नेगोशिएबल, और इस तरह इन डॉक्यूमेंट को क्वासी नेगोशिएबल तो नहीं है, लेकिन क्वासी नेगोशिएबल, आधे नेगोशिएबल है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड के हमने पहले ही पढ़ा था, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये सब बातें हमने पढ़ ली थी, वार फ्रिंजर वार सीट ये सब पढ़ लिया था। ठीक है। The significance of this is that in case of borrower becomes insolvent, the official receiver or official assignee, as the case may be, cannot include such good in the estate of the insolvent, यानी कि asset of the insolvent, कि अगर किसी के पास कोई चीज है और वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उस कंडीशन में जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं वो उसके मालिक जैसे नहीं होते हैं, है ना। रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी एज द केस में भी कैन नॉट इंक्लूड सच गुड इन द एसेट ऑफ द इंसॉल्वेंट, मतलब वो इंसॉल्वेंट जो है वो उसके एसेट हो ही नहीं सकते। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो उसका अब सब खत्म हो गया, जो भी कुछ है उसका ले लिया गया है, अब वो इंसॉल्वेंट का नहीं हो सकता। मेरिट क्या है कि गुड्स को हम क्या करते हैं, प्लेज, ये बात ध्यान रखना कि गुड्स को हम क्या करते हैं, प्लेज करते हैं, और ये गुड सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया जाता है। पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसफर बाय द इंडोर्समेंट और डिलीवरी, दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं छोटी सी फॉर्मेलिटी के बाद, बल्कि मॉर्गेज वगैरह में मुश्किल होती है। डीमेरिट क्या है, एक तो फ्रॉड हो सकता है कि भैया जितना आसान है ये कहना कि मेरा है तो गड़बड़ हो सकती है, तो आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना है। डॉक्यूमेंट फोर्ज और कुछ बदले, राम सिंह की जगह उसने मिटा के श्याम सिंह ने। नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पर क्वासी नेगोशिएबल होते हैं। अनपेड वेंडर राइट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब
सेल्स ऑफ गुड में जो कुछ सामान आपने टीवी खरीदा और उसके आधे पैसे दे दिए, अब वो टीवी जो है आपको देने आ रहा है, लेकिन वापस कहीं से भी वो वापस ले जा सकता है, क्योंकि उसको वो राइट ऑफ स्टॉप इज ट्रांजिट है, वो उसको रोक सकता है कि अगर आपने पेमेंट उसको नहीं दिया। ठीक है। इन केस ऑफ द लॉस्ट डॉक्यूमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स अलाउड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंडेमनिटी। भाई अगर डॉक्यूमेंट खो जाएंगे तो उससे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लेते हैं कि भैया ये मैं ले जा रहा हूँ और कोई दिक्कत होगी तो मैं इसके भुगतान करूंगा सारा। प्रिकॉशन, इसमें ये बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां अब आ गया देखो ट्रस्ट रिसीट, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। ट्रस्ट रिसीट क्या होता है? ए ने बैंक से लोन लिया और बैंक ने कुछ गुड्स रखे हुए हैं उसके, ठीक है, जो सेल नहीं कर पा रहा, सेल नहीं हो पा रहे हैं जो गुड्स, तो बैंक क्या करेगा, ये गुड्स वापस ए को देगा और ए क्या करेगा, बाजार में जाकर उसको सेल करेगा। जब बाजार में जाके सेल करेगा, उसका जो पैसा आएगा वो बैंक में देगा। लेकिन जब वो बाजार में जाके सेल करता है उससे पहले जब ये गुड्स इसको दिए जाते हैं तो ये बैंक को एक ट्रस्ट रिसीट देता है। क्या देता है? ट्रस्ट रिसीट। ये ट्रस्ट रिसीट वो ट्रस्ट जो होते हैं वो इशू नहीं करते। ये ट्रस्ट रिसीट क्या होता है कि कभी कभी विदाउट पेमेंट बीइंग मेड अ लेटर ऑफ ट्रस्ट शुड बी टेकन, मतलब वो सामान नहीं ले रहा है या उसको वापस दिया जा रहा है, उसके बदले में क्या है, एक लेटर ऑफ ट्रस्ट दे रहा है। तो और फिर ये माना जा रहा है कि ये जो सामान ले रहा है उसमें क्या हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया। पहले क्या था जरा बताओगे? हमने किसी का सामान रखा हुआ है, पहले कौन सा चार्ज क्रिएट था उस पे, और अब कौन सा हो गया, बोलिए। बुक डेट में असाइनमेंट और हाइपोथिकेशन दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके जेआईबी में, क्वेश्चन पूछा ना संतोष कुमार जी ने। प्लेज, बिल्कुल सही आंसर दिया नीलोफर ने, कि पहले वो प्लेज होता है, लेकिन जब वो ट्रस्ट रिसीट इशू करता है उस कंडीशन में गुड्स की कस्टडी बैंक से बाहर चली जाती है, और जब कस्टडी अपने पास नहीं रहती है तो हाइपोथिकेशन। ठीक है। और द बोरोवर ऑन सेल ऑफ द गुड्स हैज टू होल्ड द प्रोसीड एज ए ट्रस्ट, इसीलिए इसको ट्रस्ट रिसीट बोलते हैं। मतलब वो ट्रस्ट की तरह रखेगा कि बैंकर का पैसा रखा हुआ उसने, और गुड टेकन अंडर सच ट्रस्ट रिसीट और सेल प्रोसीड देयर ऑफ नॉट अवेलेबल टू ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ द बोरोवर बिकम। और इस कंडीशन में अगर बोरोवर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ऑफिशियल रिसीवर उसको नहीं ले सकता, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो बैंक की प्रॉपर्टी है। यहां पे देखना, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ट्रस्ट लेटर में क्या क्लॉज होता है? बोरोवर्स रिकॉग्निशन of bank's right in goods as security in case of sale the proceed thereof। मतलब वो कहेगा कि भाई अगर बिकती है तो उसकी जो प्रोसीड है वो प्रोसीड क्या करनी पड़ेगी, बैंक को देनी पड़ेगी। ठीक है। बोरोवर अंडरटेक इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, बोरोवर जो है उसकी प्रॉपर स्टोरेज करेगा। बोरोवर अंडरटेक टू बायर पे, और जो जिसको बेचता है वो सीधे बैंक को पैसा देगा, उसको नहीं देगा, और जितना सामान नहीं बिक पाएगा उनको वापस कर देगा। चलो अगला आता है लाइफ पॉलिसी। देखो हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो कोई क्वेश्चन इससे बाहर होना नहीं चाहिए। मान लिया 5 क्वेश्चन बाहर के आ गए, 95 तो आए, तो 70 मार्क्स आने। हम पूरी जो पूरा पेपर है वो पूरा कवर कर रहे हैं। जब पेपर पूरा कवर कर रहे हैं तो आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है। आगे, अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 2 पर्पज लाइफ इंश्योरेंस की। एक तो क्या है कि एक तो है सोर्स ऑफ इनकम फॉर डिपेंडेंट ऑफ एश्योर्ड इन द केस, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट है उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है, चाहे वन टाइम मिले चाहे पेंशन के रूप में मिले। ठीक है। और इससे एक सेविंग भी हो जाती है और इनकम टैक्स का डिडक्शन का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इसीलिए लाइफ पॉलिसी का पर्पज जो है 2 हो गए, एक तो है डेथ होने पे पेमेंट मिलेगा, दूसरा सेविंग के साथ
इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब एडवांटेज क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बीइंग हाईली रेगुलेटेड and permitted only to companies having sound financial health. The banker need not doubt the realization of the policy, which will be done without any difficulty if the policy and the claim are in order. तो क्या बहुत आसानी से रेगुलेटेड बिजनेस है, जल्दी से पेमेंट मिल जाएगा। असाइनमेंट करने के लिए बहुत कम फॉर्मेलिटी होती है। बैंक LIC एक लेटर दे देता है। The longer the period for which the policy had been enforced, the greater the surrender value. जितनी लंबी चली होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और आपको जो है ज्यादा एडिशनल सिक्योरिटी मिलती जाती है उसमें। सिक्योरिटी कैन बी रियलाइज इमीडिएटली इन द बोरोवर की जैसे ही डिफॉल्ट होगा तो आप अपनी वो पॉलिसी सरेंडर करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत उसका पेमेंट दे देगी। ठीक है। और पॉलिसी ये टेंजिबल सिक्योरिटी वो एक स्टेटमेंट होता है, उसे आप। डिसएडवांटेज क्या है? अगर उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाए, वो पेमेंट देना बंद कर दे तो क्या देगी कंपनी? ठीक है। और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक गुड फेथ में होता। अच्छा ये बताओ, जो JIB का फर्स्ट पेपर था उसमें इंश्योरेंस वाले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था? जो 6 प्रिंसिपल है उसमें से आया था या कुछ और आया था? आप लोग यूट्यूब में आंसर कर दीजिएगा तब तक। तो एक तो वो क्या, गुड फेथ में होनी चाहिए, कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे के पॉलिसी ना ली हो उसने, और अगर वो ऐसा लेता है तो पॉलिसी वॉइड हो जाती है। वॉइड का मतलब किसी काम की नहीं रहती। द पर्सन हु हैज ऑब्टेन द पॉलिसी मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड। तो उसका क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर। द पॉलिसी में कंटेन स्पेशल क्लॉज विच में रेस्ट्रिक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस। तो अगर स्पेशल क्लॉज है तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ ही पेमेंट को रोक सकती है। ठीक है। और मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में कोई अगर पॉलिसी ली गई है तो उसमें क्या है, दैट ऑल द पार्टी साइन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी उसमें जो वुमेन के पीछे जैसे उसका हस्बैंड है उसके साइन जरूर होने चाहिए उस पॉलिसी पर, उस डॉक्यूमेंट में। देयर इज अ फैसिलिटी टू ऑब्टेन अ डुप्लीकेट पॉलिसी। वो कई बार क्या होता है, ओरिजिनल खो गई, डुप्लीकेट लेके वहां से पेमेंट लेना, मतलब इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती। प्रिकॉशन क्या लेनी है कि असाइनमेंट जो है डायरेक्ट भेजना है इंश्योरेंस कंपनी, उसके हाथ से नहीं भेजना है। ठीक है। और एज ऑफ द एश्योर्ड इज एडमिटेड। तो बैंक को ये भी देखना है कि जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसकी एज एडमिटेड है, मतलब सही है। द बैंक शुड इंश्योर द रेगुलर, और वो रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। अगला आता है गोल्ड लोन। अगला क्या आता है? गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में क्या है कि गोल्ड लोन अगेंस्ट ऑर्नामेंट फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर नॉन, दोनों पर्पज के लिए जा सकता है। अगर किसी ने गोल्ड लोन लिया और कहता है मेरे को खेती में खाद डालना है, तो वो कौन से सेगमेंट में क्लासिफाई होता है? वैसे गोल्ड लोन पर्सनल सेगमेंट का लोन है, पर्सनल सेगमेंट का लोन है। तो जो पर्सनल सेगमेंट का लोन है, और पर्सनल सेगमेंट का लोन अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिया जाएगा तो वो एग्री सेगमेंट में आ जाता है। ठीक है। चलो अब आ गया बुक डेट। बुक डेट, अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो कि बुक डेट का क्या होता है। तो बुक डेट पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है। बोरोवर कैन टेक एडवांसेस बाय असाइनिंग बुक डेट इन फेवर ऑफ द बैंक। सॉरी, जो मैं बताने वाला था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, और बुक डेट का असाइनमेंट होता है, और ये एक्शनेबल क्लेम है। अब एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझ लीजिए, इंश्योरेंस भी एक एक्शनेबल क्लेम है, यानी उसकी मैच्योरिटी पे आपको कुछ लिखना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, तभी आपको पैसा मिलता है। ठीक है। तो उसमें क्या है, असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द ट्रांसफरर और ड्यूली ऑथराइज्ड। जिसने उस पॉलिसी को लिया हुआ है उसको प्रॉपरली ये साइन वगैरह करने पड़ते हैं। नोटिस ऑफ द असाइनमेंट राइटिंग मस्ट बी गिवन टू द डेटर। डेटर को, यानी जिसको कर्जा दिया गया है, उसको नोटिस जाना चाहिए। द असाइनमेंट मे बी एब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ चार्ज। दो तरह के बताए ने,
एब्सोल्यूट असाइनमेंट और चार्ज बाय वे ऑफ चार्ज। लीगल इम्प्लीकेशन में असाइनमेंट के क्या होते हैं? मतलब कि असाइनी कैन स्यू इन हिज और देयर नेम एंड कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज। क्या मतलब हुआ? जो असाइनी है यानी बैंक, बैंक स्यू कर सकता है उसके उसके बंदे के अगेंस्ट में। और नहीं, एक वो गड़बड़ हो गया इसमें मेरे को। असाइनी हो गया यहाँ पे बैंक, असाइनर हो गया वो बंदा। असाइनी कैन स्यू इन हिज हर इन हिज देयर ओन नेम एंड गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। अगला क्या है? इसमें गड़बड़ हो रही है, रुको एक मिनट। असाइनी इसमें कौन हो? आप लोग बताओ तो कौन होगा असाइनी? Policy holder is the assigner and the person in whose favor the policy has been assigned is called। तो बैंक ही हुआ यहाँ पे। द पॉलिसी होल्डर इज द असाइनर एंड द पर्सन इन हुज नेम। तो इसका मतलब हुआ बैंक ही हुआ। बैंक कैन स्यू इन हिज ऑब्लिक देयर ओन नेम एंड कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। तो असाइनी का मतलब बैंक ही है, ठीक है। द डेटर कैन एक्सरसाइज एनी राइट set off against the assignee which but for such transfer he could have exercised against the assigner। the debtor can exercise any right of set off। अब debtor का मतलब बैंक वाला, वो कोई भी राइट एक्सरसाइज कर सकता है, बट फॉर सच ट्रांसफर ही कुड हैव एक्सरसाइज अगेंस्ट ऐसा। उसके लिए उसको जो बंदा है जिसका इंश्योरेंस है, जिसने लोन लिया हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या है, वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पूरी। एज एन एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड फ्यूचर डेट देयर कैन बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर डेट एज वेल। तो यहाँ पर क्या है कि जो असाइनमेंट होना चाहिए उसमें लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए कि अगर वो फ्यूचर में कुछ लेता है तो उसके अगेंस्ट भी होगा। प्रिकॉशन क्या रखनी है? वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, हिज राइट ऑफ सेटअप, इफ एनी द बैंकर मस्ट इंक्वायर इनटू द बोथ एस्पेक्ट। तो यहाँ पे हिज राइट ऑफ सेटअप से मतलब है कि अगर बैंक एलआईसी के अगेंस्ट में लोन दे रहा है तो बैंक को एलआईसी वालों से पूछना है कि इसके अगेंस्ट में कोई आपने पैसा तो नहीं लेना है इसका। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड ड्यूली साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द बैंकर साइन बाय द। तो वो सामने साइन कराना बेसिकली, ठीक है। और जब आप वो करेंगे तो बैंकर को एक नोटिस देना है असाइनमेंट का कि भैया कौन सा अमाउंट, उसका क्या उस पर राइट है, और ही हैज रिसीव्ड नोटिस ऑफ प्रायर असाइनमेंट है, उससे पहले के कोई असाइनमेंट है तो उसका कोई नोटिस उसने रिसीव किया है या नहीं किया है। अगला आता है इसमें, एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द बोरोवर शुड बी टेकन द डेट कलेक्टिवली कलेक्टेड डायरेक्टली। कई बार जब पेमेंट होनी है लोन की तो बोर उसकी जरूरत ना पड़े हमको, इंश्योरेंस जिसने जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो सीधे से सेंड वो भेज करके मंगा सकता है, ठीक है। वेयर द बुक डेट आर असाइंड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब क्या है कई बार कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वेयर द बुक डेट आर असाइंड बाय ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो है असाइन है, द चार्जेज मस्ट बी रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट। तो इसका चार्ज, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका चार्जेस कहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसका हर एक का आंसर है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है या रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है वहां पर उसको किया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर हुआ कि बुक डेट पे आप असाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बुक डेट पर हम हाइपोथिकेशन भी करते हैं आगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको सारी चीजें प्रॉपरली
पता है, और इसका तो आंसर गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस एक जॉइंट नेम वाला देख लो। इन केस ऑफ डिपॉजिट एंड जॉइंट नेम रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल लोन, सबकी तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ऑल द डिपॉजिटर ड्यूली डिस्चार्ज इन योर बैंक, सबके साइन कराने हैं पीछे। ठीक है, और 1 रुपए का रिवेन्यू स्टैंप भी लगाते हैं पीछे। सप्लाई बिल, भैया इसमें देख लो, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाएगा। सप्लाई बिल से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, क्योंकि ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो जनरल बैंकिंग में आप लोग नहीं कर पाते। और सप्लाई बिल में होता क्या है? सप्लाई बिल में बेसिकली जब कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ सप्लाई गवर्नमेंट को करता है या किसी पब्लिक एंटरप्राइजेस को करता है, या उनको कुछ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और आधा काम कर लेता है, तो क्या होता है कि जब वो काम करता है तो काम करने के बदले में गवर्नमेंट उसको एक सर्टिफिकेट देती है। किसका? सप्लाई ऑफ गुड्स का या सप्लाई ऑफ परफॉर्मेंस का, उसको बोलते हैं सप्लाई बिल। ठीक है, तो क्या चीज है देखो, रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ए पार्टी में हैव टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जीक्यूशन एंड ही इज एंटाइटल्ड टू प्रोग्रेसिव पेमेंट बेस्ड ऑन द वर्क। तो एग्जीक्यूशन का काम ले रखा, जितना होता जाएगा उतना, फॉर विच वी हैज टू सबमिट बिल अकॉर्डिंग टू, तो उसे बिल सबमिट करना पड़ता है, और उस बिल को जो एक्सेप्ट करते हैं वो, कि हाँ भाई इतना काम आपका हो गया है, तो इस चीज को बोलते हैं सप्लाई बिल। क्या है? गुड्स ओवर ए पीरियड ऑफ एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ सप्लाई गुड्स फॉर विच दे सबमिट बिल इन अकॉर्डिंग। तो सप्लाई के अगेंस्ट में जो बिल देते हैं कि भाई हमें इसका इतना पैसा आप चाहिए, तो उसी को सप्लाई बिल बोलते हैं। ठीक है, सप्लाई बिल हमेशा जो आपने गुड्स भेजे हैं उसके डिलीवरी चालान उसमें साथ में लगाओगे। आपने किसी डिपार्टमेंट को 500 कंप्यूटर देने हैं, तो अगर 500 कंप्यूटर देने हैं तो उस 500 कंप्यूटर में का जितना आप दे देंगे उतने का रिसीविंग लेते रहना है, उसी को सप्लाई बिल बोल, डिलीवरी चालान बोला हुआ। और उसके साथ एक्सेप्ट फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट एंड द सप्लायर ऑब्टेन द इंस्पेक्शन नोट। तो वो कई सारी चीजें, वो डिपार्टमेंट जो होता है उसको इंस्पेक्ट कर लेता है और आपको बताता है कि कब पेमेंट होगा, और उसमें इंस्पेक्शन नोट भी लगाया जाता है कि हाँ ये जो गुड्स आई हैं इतनी गुड्स ठीक आ गई हैं। ठीक है, और क्या होता है, कुछ समय पर बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेक क्वाइट सम टाइम टू वेरीफाई, तो कुछ समय लगता है उनको, जब वो खोल खोल के देखते हैं, वेरीफाई करते जाते हैं, और जितने वेरीफाई करते जाते हैं इंजीनियर का इंस्पेक्शन नोट और सर्टिफिकेट लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पेमेंट अब देना है। तो रिक्वेस्ट द बैंकर टू एडवांस अगेंस्ट सच बिल, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थ्रू द बैंकर, तो वहां पे क्या करता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जब उसे चालान वगैरह मिल जाता है तो बैंक उसको उसके अगेंस्ट एडवांस करता है। दीज बिल्स डू नॉट एंजॉय द स्टेटस, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। ना तो टाइटल ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द गुड्स भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। दे आर इन द नेचर ऑफ द डेट और आर असाइंड, तो एक तरह से एक कर्जा है जो असाइन किया हुआ इन फेवर ऑफ द बैंकर फॉर पेमेंट, यानी आपने कुछ पैसा कहीं से लेना था, आपने अपने लेनदारी को किसी और के साथ असाइन कर दिया, और इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है असाइनमेंट में। ठीक है, तो अगर बात आएगी यहाँ पे कि ये जो सप्लाई बिल होते हैं, क्या करेंगे आप इनको? असाइनमेंट करेंगे आप इनमें। रिस्क इन्वॉल्व इन एडवांस टू सप्लाई बिल क्या है? एक तो एक एडवांस इज सेल्फ लिक्विडेटिंग इन नेचर, इन सर्टेन केस इट कैन टेक क्वाइट सम टाइम बिफोर द एडवांस इज रिलाइड बिकॉज दैट, तो जो गवर्नमेंट से आपको पेमेंट लेना होता है उसमें डिले वगैरह हो जाती है कभी। इट इज वर्चुअली ए क्लीन एडवांस, क्योंकि सामान तो आपके पास है ही नहीं, खाली गवर्नमेंट ने कहा सामान आ गया मेरे पास, लेकिन सामान आपके पास कहाँ है? ना ही उसने सामान को प्लेज किया आपके लिए, उन्होंने तो जो पेमेंट देना था उस चीज को असाइन किया हुआ है। द बैंक मे नॉट रियलाइज फुल बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द काउंटर क्लेम, और तो बैंक में कई बार क्या होता है, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों? वो काउंटर क्लेम करते हैं, मीन्स कहते हैं कि ये जो इसने सप्लाई की हुई है ना, इसमें से 5 कंप्यूटर खराब है और इससे हमें इतना नुकसान हो गया,
अब हम इसका पैसा तो देंगे नहीं, इससे 2 करोड़ और ले लेंगे, ऐसा कुछ। समटाइम द गवर्नमेंट मे नॉट पास द बिल फॉर फुल पेमेंट बिकॉज ऑफ द अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव वर्क डन बाई द। कई बार क्या होता है, सही काम नहीं करा तो भी होता है। प्रिकॉशन क्या लेनी है, तो उनने उन्हीं लोगों का वो बिल लेना है जो सफिशिएंट एक्सपीरियंस वाले हैं। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द बैंकर टू नो द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, पीरियड ऑफ सप्लाई वगैरह। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए सप्लायर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच ही में होना चाहिए, और उसको बहुत ध्यान से सब देखना है, कितने वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन है, सप्लाई कितने दिनों में करते हैं, क्या रेट एग्री किए, सब कुछ। बैंकर शुड ऑब्टेन ए पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द सप्लायर, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसे ले लेनी है उससे, कि भैया जब पेमेंट करेगा तो उसका जो पेमेंट आएगा वो बैंक लेगा, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कर लेना है। और बैंकर को हमेशा जो भी सामान देगा तो उसमें इंस्पेक्शन नोट ले लेना है कि भाई जो सामान जितना आया वो ओके है। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, देखो, तो इंटरिम बिल क्या होता है और फाइनल बिल क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है, 85% तक का अमाउंट पेमेंट हो गया मान लिया, या वो एग्री करके गवर्नमेंट, तो उसे एंट्रीम बिल बोलते हैं। और फाइनल बिल जो होता है कुछ समय बाद होता है। बिकॉज ऑफ द डिलेड इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट ऑफ द बिल, बैंक शुड प्रीफर एंट्रीम बिल फॉर एडवांस एंड फाइनल बिल ओनली फॉर द कलेक्शन। यानी जो एंट्रीम बिल है उसके अगेंस्ट तो फाइनेंस कर दे, और जो अपना ये है फाइनल बिल आ रहा है, तो फाइनल बिल तो अब तो पेमेंट ही हो रही है, तो उसको कलेक्शन भेजो, उसके अगेंस्ट एडवांस नहीं करना है, कीप सफिशिएंट, और उसके अगेंस्ट में कुछ सफिशिएंट मार्जिन रखना है। अगला पॉइंट है व्हीकल फाइनेंसिंग। ऑन द पॉपुलर पर्पस पर्सनल लोन हैव बीन वे व्हीकल, बैंक ग्रांट द लोन व्हीकल अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वे ऑफ hypothecation bill finance. The hypothecation charge is required to be registered with the concerned registered रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा पूरा हुआ, और इस टॉपिक से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अभी सीरीज चल रही है हमारी ये चार्जेज वाली, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बीच में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं आपके माइक खोल दे रहा हूँ, और पूछिए, यूट्यूब वाले भी पूछिए कुछ क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन आंसर कर लेना जो प्रैक्टिस में। मैं आमतौर पर आपसे बोलता नहीं हूँ कि लाइक कर दो, लाइक कर दो, कर दिया करो, टाइम लगेगा। डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्लास पूरी ले लो, चाहे डिसलाइक कर दो, पूरी क्लास ले लो, एग्जाम दे के आओ, कुछ बताना कि क्या क्या मैंने बोला था। भाई ये लगभग हमारी कितने की हो रही है, 30 to 40 आवर्स की क्लासेस हो रही हैं इस पेपर के लिए। उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप लोग बताना मुझे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? माइक खोल दिया मैंने। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम का क्वेश्चन पीवीपी में था, देख लो। और जबकि मैंने फर्स्ट टाइम जब क्लास ली थी तो एक्शनेबल क्लेम को बताया था। एक्शनेबल क्लेम वो होते हैं जिसमें आपको पैसा लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। सर ये फिक्स डिपॉजिट वाला लियन में आएगा या असाइनमेंट में? लियन में। फिक्स डिपॉजिट अगर अपने बैंक का है तो लियन में आएगा, और दूसरे बैंक का है तो किस में आएगा, बताओ, चलो आंसर दो आप लोग। असाइन। असाइनमेंट। नहीं। तो हम एक बार टूर सर से असाइनमेंट का पढ़े थे इसका, मतलब हाँ पढ़ा रहे थे वो देखे थे, तो असाइनमेंट इसीलिए हाँ, हम पूछ लिए इसको, नहीं, कंफर्म नहीं था हमारा ये। अदर बैंक वाला, असाइनमेंट में आएगा। अदर बैंक वाला आ जाता है प्लेज में। अदर बैंक का प्लेज में आता है, और अपने बैंक का लियन में आता है। फिर असाइनमेंट क्योंकि वो में क्या आएगा सिक्योर, तो इसमें से?
असाइनमेंट पता नहीं तू सर ने कहाँ से बोला, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। ये वही डिफरेंट इसीलिए हम सिक्योरिटी पे कंफ्यूज कौन से थे। चार्ज में लगते हैं वो अगले लेसन में करेंगे। अच्छा, तुलसी राव जी बोलते हैं like now sir because too eye on your lesson sir good what will be the customer banker relationship in alien बताओ। जब लियन लगाता है तो कौन सा होता है रिलेशन। व्हाट विल बी द कस्टमर बैंकर, भाई लियन लगाया है तो व्हाट विल बी द कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप इन लियन। लियन के केस में बैंक और उसका रिलेशन क्या है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन नहीं है। डेटर क्रेडिटर का रिलेशन एफडी करने पर होता है। बैंक डेटर होता है और एफडी करने वाला क्रेडिटर में। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रुदानंद शर्मा जी कि व्हाट विल बी द कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप इन लियन। लियन में कौन सी रिलेशन है दोनों की। कोई आंसर दो तो, मैं भी सोच रहा हूं। जब बैंक लियन करता है तो दोनों की क्या रिलेशन होती है। आंसर दिया है तुलसी राव जी ने ट्रस्ट और क्रेडिटर की। नहीं, ट्रस्ट यहाँ ये तो नहीं पूछ हो रहे सकता हैं। सर, वो तो ट्रस्ट तो फिर उसमें आएगा ना, कोई जैसे कुछ छूट गया डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी के रूप में जो। हाँ, उसमें ट्रस्ट तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तो लेकिन क्रेडिट है बैंक का नहीं, जो लोन दे रहा है। क्रेडिट है वो एक अलग घटना है। आप लियन ले रहे हैं वो अलग घटना है। तो लियन आप उसके जब उसकी लिए तो दे एफडी रहे ले हैं रहे हैं ना। जैसे हाँ, सिक्योरिटी में तो ले रहे हैं लियन। हाँ, तो सिक्योरिटी में जो है, बैंक सिक्योरिटी कस्टोडियन हो में, जाएगा ना इसमें सर, सिक्योरिटी में ले लेगा हाँ, उसको। कस्टोडियन हो सकता है। हाँ कस्टोडियन हो सकता है, ये मान सकता हूँ मैं यस। आपकी बात। ठीक है, कस्टोडियन तो हो सकता है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, नहीं ट्रस्टी के फॉर्म में नहीं ले रहा है। कस्टोडियन तो नहीं आएगा सर कस्टोडियन बेनिफिशियरी हो सकता है। सर ये कस्टोडियन अभिषेक सिंह लिख रहे हैं कि प्लेजर और प्लेजी, ये हो सकता है। प्लेजर और प्लेजी हो सकता है क्योंकि वो एफडी उसने उसको दे दी, उस एफडी को एक एक राइट की तरह वो रख रहे हैं। और क्योंकि लोन का मामला है तो ये मान लो प्लेजर। अभिषेक सिंह जी का आंसर मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, प्लेजर और प्लेजी वाला। चलो, इसका सही आंसर अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आप लोग भी थोड़ा स्टडी करिएगा। ठीक है। ललित कुमार साहू जी ने बोला व्हाट इज बुक डेट। अच्छा क्वेश्चन है। बुक डेट का मतलब क्या होता है। ऐसा होता है कोई ट्रेडर होते हैं ना, जो वो उधार देते हैं लोगों को, जो वो उधार देते हैं लोगों को, उस उधार को, जो उन्होंने उधार दिया होता है, उस उधार को अपनी कहीं बुक्स में लिख लेते हैं कि भैया राम सिंह ने मेरे इतने इतने पेमेंट देनी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम लोग बुक डेट। एक कृष्णा देव जी ने आंसर दिया बेली एंड बेलर, बेली एंड बेलर। इसमें मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब मैं अभी बहुत श्योर शॉट नहीं बता सकता इसका आंसर क्या है, क्योंकि लियन जो है एक अलग एक्सरसाइज है लोन देने से। और प्लेजर मेरे को थोड़ा लग रहा, बेली बेलर भी एक तरह से जमानती की तरह रखी है। बेली बेलर भी हो सकता है कि उसने सामान अपना एक जमानत के तौर पे रखा हुआ है। ठीक है, एजेंट नहीं, बैंक एजेंट नहीं होगा। बैंक एजेंट तो कोई बैंक किसी
है ना, तो उसमें एजेंट की तरह रखता है, उसको कलेक्शन वगैरह के लिए होता है, ठीक है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल होल इंडिया में लागू है। ये जितने भी एक्ट थे ना आफ्टर आर्टिकल 370, अब वो सब इंडिया के पार्ट हो गए हैं। तो जब वो इंडिया के पार्ट हो गए हैं तो वो होल ऑफ इंडिया में लगेगा, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो इसलिए बोलते थे जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता था, केवल उसको वो केयर टेकिंग करता था जम्मू कश्मीर, इसलिए। चलिए आज इसी टॉपिक पे बात खत्म करते हैं हम लोग, और कल फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपका डी मॉड्यूल भी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और जो जिनको टाइम मिलता है, LRAB का जो पेपर है वो लेना अगर चाहें तो 699 का प्राइस किया हुआ उसका, अगर आप उतने में लेना चाहते हैं तो जो खाली समय है उसमें मॉड्यूल A B के कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं 699 में केवल। ये उन लोगों के लिए है जो इस समय पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते या कम पढ़ना चाहते हैं तो उनको हमारी क्लास से ही पास होने की कोशिश करिए। क्लास के साथ बने रहेंगे तो भी इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने लिंक इसका पेस्ट कर दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच।